एक महिला रोती हुई कुएं की तरफ भाग रही है और आंखों में आंसू हैं और हजार बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं। इतनी तेज रफ्तार होती है महिला की। दोपहरी का वक्त होता है, कुएं पर कोई भी नहीं होता, ना आओ देखती है ना ताव देखती है, इधर उधर कुछ भी नहीं देखती है और सीधा कुएं में दांक जाती है। दोस्तों, कुएं में जब वो महिला कूदती है तो एक व्यक्ति उसे देखता है। वो व्यक्ति जब उसे देखता है तो वो भी शोर मचाने लगता है और उसके पास ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि जिससे उस महिला को वो कुएं से खींच लेता है। जब उस महिला को वो कुएं से बाहर निकालता है, क्योंकि वहाँ पर कई भैंस चराने वाले थे या कुछ ऐसे लोग थे जो दूर से देख रहे थे इस महिला को आती हुई, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था जब तक ये पहुंचते हैं, जब तक वो महिला उसमें अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि जब जी पर जोर पड़ता है ना तो इंसान की आंखें खुल जाती हैं। अब इस महिला को बाहर निकाला जाता है, लेकिन जब इस महिला को बाहर निकाला जाता है और इसकी बातें जब सुनी जाती हैं तो वो लोग कहते हैं जिन्होंने इसको निकाला था, अरे तू तो बड़ी अभागन है, अच्छा था तुझे ना निकालते, अच्छा होता कि तू इसमें ही पड़ी रहती। आज तक बहुत लोग हमने अभागे देखे हैं, बहुत लोगों की किस्मत हमने बुरी देखी है, लेकिन तेरी जितनी किस्मत हमने किसी की भी बुरी नहीं देखी। तेरे मन में जो विचार जो ख्यालात हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, क्योंकि तू तो है ही इतनी कुलच्छनी। आखिरकार दोस्तों, ये जो महिला थी, इसने ऐसा क्या हुआ था इसके साथ जो लोग इसे कुलच्छनी कह रहे थे? यहाँ पर क्यों ये ऐसे भाग रही थी और क्यों हजार बातें इसके दिमाग में आ रही थी और हजार बातें इसके दिमाग में घूम रही थी? क्यों वो लोग इसकी दुख भरी कहानी को सुनकर कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, तेरे साथ जो हुआ वो सही हुआ? इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनना। कर्मों की पोटली हमेशा तुम्हारे सर पर रखी रहेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। आज की कहानी जिला यानी उत्तर प्रदेश का जिला श्रावस्ती पड़ता है, जिसमें इकोना नाम की तहसील पड़ती है। इसी इलाके में एक परिवार रहता है। परिवार दरअसल चौधरी खानदान होता है। कहते हैं ना कि चौधरी एक रुतबा होता है। दोस्तों, यहाँ पर चौधरी में जो सबसे बड़ा घर का सदस्य था, जिसका नाम दूल्हे राम लंबरदार था। दूल्हे राम नंबरदार की जो पत्नी होती है वो यहाँ पर हुक्म प्यारी थी। हुक्म प्यारी उसे सब कहा करते थे। दूल्हे राम का परिवार, जिसमें 4 बेटे थे, बेटियाँ थी नहीं। यहाँ पर दूल्हे राम को अपने चारों बेटों पर बहुत घमंड था, लेकिन एक बेटे पर घमंड नहीं था, जो कि उस घर का सबसे छोटा बेटा था। सबसे छोटा बेटा, जिसे कुबरे कहकर बुलाते हैं, और उसका नाम यहाँ पर कुबरे रख दिया गया था। दरअसल वो दोनों पैरों से लाचार था और वो बेचारा चल नहीं सकता था ठीक से, तो उसे कुबरे कहकर पूरा गांव बुलाया करता था। लेकिन दूल्हे राम लंबरदार चौधरी साहब को अपने परिवार पर बड़ा ही घमंड और गुमान था। उसके तीनों बेटे एक से एक सुंदर, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे थे, और माता पिता का बहुत कहना माना करते थे। माँ या पिता की बातों को वो बिल्कुल भी टाला नहीं करते थे। यहाँ पर सबसे बड़ा बेटा, जिसे लोग रंजीत चौधरी कहा करते थे, दूसरा बेटा जिसका नाम ओम चौधरी था, और तीसरा बेटा जिसका नाम कुंवर चौधरी था, चौथा बेटा जिसको कुबरे कहकर बुलाया करते थे। बहुत से लोग उसे चौधरी भी कह दिया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर रंजीत शादी योग्य हो जाता है, चौधरी भी शादी योग्य था। ये मतलब 1-2 साल का इनके बीच में गैप होता है। जब रंजीत चौधरी शादी योग्य होता है तो यहाँ पर दूल्हे लंबरदार जो होता है अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने लगता है कि भाई हमें ऐसे खानदान की बेटी चाहिए जो हमारे घर परिवार को संभाले और हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो है इसे बिल्कुल बना कर रखे। अब पास ही के गांव में एक व्यक्ति इनका जो बिचौलिया बनता है, शादी तय कराता है। शादी के लिए एक दुल्हन मिलती है, यानी एक लड़की मिलती है जिसका नाम नीलम है। नीलम एक बहुत सक्षम घर से थी। जैसे चौधरी परिवार था ऐसे ही वो थे, जमींदार थे, यानी खेती बाड़ी करते थे। और बात मतलब पुरानी है, बात ऐसी है 1980 की बातें आपको मैं बता रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अब क्या होता है कि नीलम को जो दूल्हे राम लंबरदार होता है जब जाता है, और लड़की के बारे में पहले हुलिया बताया करते थे। ये मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हुलिया की कोई परंपरा थी जिसे बताया जाता था। यहाँ पर ये परंपरा होती है। तो जब लड़की के बारे में दूल्हे राम लंबरदार सुनता है, यानी इस लड़के का पिता यानी रंजीत चौधरी का पिता,
तो खुश हो जाता है कि लड़की लंबी ठाड़ी है, इतना कद है, ऐसा शरीर है, काटी है, बहुत सुंदर लड़की है। तो इसी बात पर यह रिश्ता तय हो जाता है और सच में ही नीलम बहुत खूबसूरत थी। लंबी ठाड़ी, गोरा चिट्टा रंग और रूप रंग की बहुत तेज और गुणी और बहुत ही होशियार थी। अब यहाँ पर रंजीत चौधरी भी जब उसकी शादी होती है और गौना होकर उसकी पत्नी घर आती है तो वो भी फूला नहीं समाता है और वो एक पल के लिए अपने भाइयों से भी कह देता है कि तुम्हारी भाभी बहुत सुंदर है, मुझसे ज़्यादा सुंदर है, जबकि रंजीत भी खुद बहुत सुंदर होता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वक्त बीतता है। गौना होने के बाद तीसरी बार यहाँ पर नीलम आती है शादी के बाद, तभी इनके खेतों में विवाद होता है। जमीन के ऊपर आपस में दो परिवारों का विवाद होता है जिसमें रंजीत के सर पर लाठी लगती है और रंजीत इस दुनिया से चला जाता है। यानी जिसकी अभी अभी शादी हुई है, शादी को महज 1 साल भी नहीं हुआ था, यहाँ पर उसकी पत्नी नीलम देवी विधवा हो चुकी थी रंजीत चौधरी की। ये बात बहुत सदमे वाली थी। दूल्हे राम लंबरदार बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो इंसान के बदले इंसान चाहिए, हम सामने वाले पक्ष को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों जब समाज में और पंचायत में बात आती है तो ये बात यहाँ पर छोड़ी जाती है और पुलिस को इस सारी बात के बीच में नहीं लिया जाता है। लेकिन नीलम जो बेवा हो चुकी थी 2 या 3 बार घर आती है। अब दूल्हे राम लंबरदार जो होता है वो उस महिला को देखकर कहता है कि ये तो मेरे घर की बहू ही रहेगी, हमारी बेटी है, हम इसको नहीं भेजेंगे। दोस्तों यहाँ पर 6 माह भी नहीं बीतते हैं रंजीत की यानी मरने के बाद। उसके बाद तुरंत ही ओम चौधरी यानी जो दूसरे नंबर का बेटा था उसके नाम की चूड़ियाँ और उसके नाम का मंगलसूत्र और उसके नाम का सिंदूर यहाँ पर इस महिला के सर में भर दिया जाता है और इस महिला को दुल्हन बना दिया जाता है, यानी जो नीलम होती है। अच्छा यहाँ पर जिंदगी चल रही थी। नीलम सोचती है कि शायद मेरा जीवन सवर गया है, क्योंकि जब पति मरा था तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा रोया करती थी। लेकिन दूल्हे राम के फैसले ने उसके जीवन को एक नई किरण दे दी थी। दोस्तों यहाँ पर नई किरण जब मिलती है तो सास जो हुक्म प्यारी थी वो थोड़ी सी डरी रहा करती थी कि ये बहू कुलच्छनी है, मेरे बेटे को खा गई, 1 साल भी नहीं हुआ, वो इस तरह की बातें करती है। लेकिन घर का जो मर्द था दूल्हे राम वो कहता है कि तुम पागलों जैसी बातें मत किया करो, अब इन बुढ़िया पुरानों को या इन बातों को कोई भी नहीं मानता, पहले भी ऐसे लोग हुआ करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब यहाँ पर जो ओम चौधरी होता है इसके बच्चे की माँ बन जाती है नीलम देवी जो होती है। इसके बच्चे की माँ बनती है और माँ जब बनती है तो बहुत खुशी का माहौल होता है कि भैया अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोग कहते हैं कि रंजीत ही आएगा पेट से, या ये सब कुछ बातें की जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और दोस्तों यहाँ पर वो 9 माह बाद एक लड़की को जन्म देती है, तो भी घर वाले खुशी मनाते हैं और वो अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत थी। कुछ दिन और जब बीतते हैं तो खेतों में काम करते वक्त ही जो ओम होता है, यहाँ पर दूसरी बार जो नीलम देवी है वो गर्भवती हो जाती, पहली बेटी होती है। दूसरी बार जब ये गर्भवती होती है तो इसका पति जो ओम चौधरी है वो खेतों में जाता है घोड़े से जा रहा था। वहाँ पर उसका कोई भी काम नहीं होता, कुछ पेड़ों की छटाई चल रही थी और कुछ खेत पर कटाई चल रही थी। तो पहले क्या होता था कि बैलगाड़ियों में बहुत ऊंचा माल रखकर, यानी जो गेहूँ होते हैं या जो ऐसी चीज़ें होती हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता था। कुछ ऐसा काम था कि उसमें गन्ना रखे हुए थे, बहुत भारी गाड़ी हुई पड़ी थी। गुड़ पहले घर ही निकाला करते थे लोग, कोल्हू हुआ करते थे, चरखियाँ हुआ करती थी, ऐसी चीज़ें बहुत थी। जो लोग जानते हैं वो ज़रूर इस बात को जानते होंगे। अब क्या होता है कि ओम अपने घोड़े से उतरता है और उतरने के बाद वो पता नहीं क्यों जाकर उस लदी हुई बुग्गी जो होती है, रथ जो होता है, उसके पास जाकर खड़ा होता है और वो किसी तरह से पलट जाता है और वो ओम के ऊपर आ गिरता है। दोस्तों ऐसा नज़ारा था कि जो गन्नों से भरी हुई गाड़ी थी, बैलगाड़ी, वो इस कदर उसके ऊपर गिरती है कि उसके सर से दिमाग भी बाहर आ जाता है। यानी लोहे के पहिया हुआ करते थे उस रेहरू के या उस बैलगाड़ी के, और वहाँ पर वो इतनी बुरी तरह से इस दुनिया से जाता है कि चारों तरफ सनसनी मच जाती है। दोस्तों ये खबर जब नीलम के पास आती है तो वो गर्भवती थी और वो टूट जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर तब तक बहुत वक्त बीत चुका था, यानी 90 का समय आ चुका था। ये सब कुछ जब होता है तो गांव में एक और बात हवा पकड़ती है। ये जो महिला है, जो नीलम देवी है, अरे ये तो मनहूस है, पहला पति खा गई, अब दूसरा भी मर गया।
देखो इसके नसीब में पति का सुख है ही नहीं। ये सारी बातें करते हैं, लेकिन दूल्हे राम ने एक पिता का फर्ज निभाते हुए सभी महिलाओं को धमकाया। बेटे को देखकर शायद उसका घमंड एक एक तिल घट रहा था। उसे बहुत घमंड था अपने 3 बेटों पर, यानी रंजीत, ओम और कुंवर पर। इतना घमंड था कि वो 4 लोगों में ये कह दिया करता था कि मैं लाठी वाला हूँ, मेरे घर में किसी की हिम्मत नहीं है जो 4 बातें करते। यानी उसका घमंड धीरे धीरे टूट रहा था। ये खुद अब दूल्हे राम अपनी आंखों से देख रहे थे कि शायद मेरे बोले हुए शब्द मुझ पर ही भारी पड़ रहे हैं, और वो अपने आप को मनहूस समझता है। दूसरी तरफ नीलम सच में ही इस बात को दिल से ले जाती है और वो एक गहरे सदमे में चली जाती है। जब वो एक गहरे सदमे में चली जाती है तो यहाँ पर ओम चौधरी का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। किसी की कोई गलती नहीं थी। दोस्तों, दोबारा से नीलम देवी जो होती है वो विधवा हो जाती है। अब सास को बड़ी बेचैनी होती है कि बहू की कुंडली खराब है। पहले कौन कुंडली मिलाता था, लेकिन अब सास ने पंडित जी को यानी खड़का दिया था कि भाई हमारे घर आओ और इस बहू का देखो क्या है क्या नहीं है। मेरे दोनों बेटे जवान चले गए, मेरे पास है ही क्या, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मेरा एक बेटा कुंवर और एक तो अपाइज पहले ही है, तो मैं क्या करूँगी। दोस्तों, यहाँ पर अब ये सारी बातें होती हैं, कुंडली दिखाई जाती है तो कोई सर्प दोष होता है। यहाँ पर उसमें सर्प दोष बताया जाता है, यानी नीलम देवी जो होती है उसकी बहुत सारी पूजाएं कराई जाती हैं। बहुत सारी पूजाएं जब कराई जाती हैं तो नीलम एक गहरे सदमे में थी, तो वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब नीलम के जो माँ बाप होते हैं उन्हें परेशानी होती है कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ। हमारी बेटी को अपशगुनी कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। 2 साल बीतते हैं, उसे बेटा होता है, दूसरा बेटा भी हो जाता है। बच्चों को खिलाती है, बड़ा कर रही थी, सबका कहना मानती है, लेकिन किसी से हंसकर बातें नहीं करती है। अपने आप में टूट चुकी थी जो नीलम होती है। अब क्या होता है कि इसके बाद माँ बाप आते हैं, गांव के सरपंच को लेकर आते हैं और तभी पंचायत में एक बात रखी जाती है। दूल्हे राम के सामने कहा जाता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो होनी का यानी विधि का विधान था, इसमें लड़की की क्या गलती है। आपके 2 बेटे चले गए, तो दूल्हे राम ने कहा कि लड़की की कोई गलती नहीं है। तभी बेटी का पिता, नीलम का पिता, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरी बेटी के तीसरी बार हाथ पीले कर दो, मेरी बेटी को अपने घर की इस तरह से बहू बना कर रखो जो वो अपने आप को इतना बेकार, वरना वो अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देगी। दूल्हे राम ने कहा कि तुम चिंता मत करो चौधरी साहब, मेरा एक बेटा भी है, मेरे पास बेटा है, ऐसी बात नहीं है। ये बहू हमारे ही घर की रहेगी। और अब यहाँ पर पंच और पंचायत के फैसले से यहाँ पर जो हुक्म कुमारी, हुक्म प्यारी जो होती है, वो इस बात का दबकर विरोध करती है। कहती है कि ये नागन है, मेरे बेटे को खा जाएगी, इसके ऊपर सर्प दोष है, इस तरह की बातें करती है। लेकिन दोस्तों, पूरे समाज ने इकट्ठा होकर कमाल कर दिया। तीसरी बार इस कुंवर के नाम का सिंदूर उसके मांग में डाल दिया। यहाँ पर ये तीसरी बार शादी करती है, क्योंकि 2 बच्चे थे, दोनों ही बच्चे ओम के थे। अब ये कुंवर के साथ रहती है, कुंवर के साथ बहुत अच्छे से वक्त बीत रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। और कुंवर के बच्चे की माँ बनती और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस हादसे को ये भूल चुकी थी। अच्छा, अब आपको मैं नीलम के जीवन का कुछ सच बताती हूँ। सच क्या है कि नीलम अब बहुत ही ज़्यादा सावधान हो गई थी। कहीं पर भी कुंवर जाया करता, कहती कि ऐसे नहीं, आप ऐसे चलो, ये मत करो, क्योंकि देवर था, पहले से ही बात करती रहती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे भी जीने की नई चाह मिली थी। यहाँ पर ये कोई कमेंट मत करना कि भैया एक महिला है, कोई ऐसे नहीं है कि बिना मर्द के नहीं, सबके जीवन का अलग अलग रहने का रवैया होता है। एक परिवार को संभालने के लिए कभी कभी समझौते भी करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नीलम जो सदमे में थी, जो किसी से बात नहीं कर रही थी 2 साल से, जब उसकी कुंवर से शादी होती है तो धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं। अब वो इतनी ज़्यादा सावधान रहने लगी थी कि उसका बहुत ख्याल रखना, तुम गाड़ी के पास मत जाना, तुम किसी से लड़ाई मत करना, क्योंकि 2 पति पहले इसी कारण जा चुके थे। और वो कभी कभी रोकर कह भी दिया करती थी कुंवर से कि मैं तो मनहूस हूँ, तेरे भाइयों को खा गई। तो कुंवर बहुत समझदार था, उसने कहा कि तू बिल्कुल भी मनहूस नहीं है। उनका जीवन या जीवन लीला इतनी ही लिखी थी, वो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं थे, तुम्हारा क्या दोष है। धीरे धीरे और वक्त बीतता है, कुंवर के बच्चे की माँ बनती है। और दोस्तों, यहाँ पर एक और बेटा इस घर में आता है, यानी 2 लड़की और 1 लड़कियाँ इस घर में हो चुकी थी। सबसे बड़े वाले लड़के का कोई भी संतान नहीं थी। यहाँ पर कुंवरे की कोई शादी नहीं कर रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 8 साल कुंवर से शादी को हो जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं नीलम उन सदमे से बहुत ही ज़्यादा उभर चुकी थी
कि अब सब कुछ अच्छा होगा, सब भला होगा। 9वीं साल भी अच्छे से निकल जाती है। लेकिन फिर आपको बताऊं, यहाँ पर जो कुंवर होता है उसे एक बीमारी लगती है। बीमारी ऐसी थी कि वो बच नहीं सकता था। वैद्य ने, डॉक्टरों ने कह दिया था, जिस तरह से आज कैंसर होता है या बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब जब ये बात नीलम को पता चलती है तो वो मंदिर के सामने अपने माथे में हाथ मारने लगती है, बावली सी हो जाती है। कहती है कि अब ये भी मर जाएगा, और ये मर गया तो मेरी दाई कितनी कुलक्षणी कोई है क्या? है इस दुनिया में? कोई भी नहीं है। सास दूर से ही ताने मार रही थी, मेरे पूरे खानदान को खा गई, मेरे 3 बेटों को खा गई, मेरे पास रहा क्या है? सास को भी पता था। ये बातें सुन सुनकर जो नीलम है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब नींदें उड़ चुकी थी। पहले ही जिंदगी में इतना कुछ चल रहा था जो बर्दाश्त से बाहर था। नीलम रो रही थी बैठकर। कुंवर ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? तेरी क्या गलती है? बीमारी तो मुझे हुई है। तू अगर कुलक्षणी होती तो तुम्हें भी तो कुछ होता, या तेरे बच्चे हैं उन्हें भी तो कुछ होता। वो बहुत संभालने की कोशिश करता है। लेकिन आसपास के लोग अब बातें करने लगे थे, मुंह पर मुंह रखकर बातें करते, अरे ये तो बता बड़ा बुरा हुआ। वो खाट में सूखता ही जा रहा था। दोस्तों एक दिन वो देखती है तो उसके सीने से कान लगा कर देखती है कुंवर के, तो उसकी सांसें बंद पड़ी थी। सांसें जब उसकी बंद हो जाती हैं तो नीलम को लगता है कि वो इस दुनिया से जा चुका। वो भाग पड़ती है कि मैं नहीं जीवित रहूँगी, मैं तानों से कैसे ज़िंदा रहूँगी। और वो गाँव से बाहर एक कुआं था, उस कुएँ की तरफ भागती है। दोपहरी का वक्त था। वो भागती रहती है दोस्तों, कुएं पर पहुंचती है। कुएं से थोड़ी दूर कुछ भैंस चराने वाले लोग होते हैं। वो कुएं में कूद जाती है। जब कुएं में कूदती है तो खेतों पर कुछ लोग डाव की रस्सी से रस्सी भी बनाया करते थे, खेतों पर जो डाव होती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पास जेवरा था या रस्सी थी, वो कुएं में डालते हैं और उतरते हैं, और इस यानी नीलम देवी को उससे बाहर निकाला जाता है। नीलम देवी बेहोशी की हालत में होती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसे होश में किया जाता है। होश में आने के बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सर को पटकने लगती है और कहती है कि मुझे क्यों निकाला? लोगों ने कहा, अरे तू तो दूल्हे राम लंबरदार के लड़के की बहू है, क्या हुआ बेटी, तू ऐसा क्यों कर रही है? तभी वो रोती कहती है, काका आपको पता नहीं है, भैया आपको पता नहीं है मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब लोग बातें बनाते हैं। तो तभी एक भैंस चराने वाले ने कहा कि अरे क्यों निकाला इसे, सच में ही ये तो बहुत कुलक्षणी है। लेकिन तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्यों बेटी, तेरे हाथ में था, उनकी मृत्यु इसी तरह लिखी हुई थी। तभी वो कहती है कि नहीं काका, मेरे हाथ में था, मैं अगर शादी नहीं करती तो वो नहीं मरते। वो कहता है कि बेटी तू ऐसा क्यों कह रही है? तभी वो कहती है कि काका मुझे अभी कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मेरा इन लोगों के साथ कोई रिश्ता था। जब मैं कुएं में गिरी, दोस्तों कुएं में वो बेहोश होती है, उसके सर पर चोट भी आती है। उस चोट के बाद वो कहती है कि पिछले कुछ ऐसा मुझे याद है कि मैंने इन तीनों लोगों को 3 महिलाओं से छीना था। यानी ये कहती है कि जो तीनों पति बनकर आए हैं उसे कुछ ऐसा अनुभव होता है। वो कहती है कि काका मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने इन तीनों जनों को, यानी जो रंजीत, ओम और कुंवर है, उनके यानी इनकी पत्नियों से मैंने छीना था, क्योंकि मैं कुछ ऐसा काम करती थी और यहाँ पर ये तीनों मेरे ही पास रहा करते थे, अपने घर भी नहीं जाया करते थे और बहुत ज़्यादा ये शराब का सेवन करते थे। और यहाँ पर जो कुंवर था वो तो बहुत ही ज़्यादा नशे का आदी था और यहाँ पर ये अपनी पत्नी के साथ बहुत अत्याचार किया करता था पिछले जन्म में। ये बातें यहाँ पर नीलम उस भैंस चराने वाले से कहती है, पशु चराने वाले से कहती है कि काका मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, पता नहीं या तो मैं बावली हो चुकी हूँ या मैं पागल हो चुकी हूँ या ये मेरे दिमाग का भ्रम है या कुछ और है, लेकिन जो भी है मेरे दिमाग में ये सब कुछ घूम रहा है। दोस्तों ये सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेटी पिछले जन्मों का ही तो कर्मों का खेल है जो इस जन्म में भुगतना पड़ता है, क्या पता तेरा पिछले जन्म का कोई ऐसा हो। वो कहती है कि हाँ काका, मैं ज़रूर बहुत अभागन रही हूँ, मैंने किसी के साथ बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है, तभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे याद आ रहा है मेरे पास आकर ये शराब पिया करते थे, यानी वो दृश्य जो फिल्मों में आप देखा करते हैं कुछ इस तरह का ही बताती है कि लोग एक साथ बैठकर जहाँ पर एक महिला नृत्य करती है वहाँ पर तवाइफ जो भी बोला जाता है उन्हें, वहाँ पर आकर वो शराब वराब का सेवन करते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर ये जो नीलम है ये बताती है। और सबसे ज़्यादा जो बीमार था, यानी 2 लोग तो एक साधारण मृत्यु, यानी बहुत कम पता चला
इन्हें एकदम से मृत्यु आई, लेकिन कुंवर जो बीमारी से मर रहा था, तड़प तड़प कर मर रहा था, यानी कुंवर जो पिछले जन्म में होता है ये अपनी पत्नी को बहुत दुख देता है, बहुत परेशान करता है। ये सारी बातें ये महिला जब कहती है तो अब ये कुएं से उठकर घर की तरफ जाती है। घर की तरफ जब ये बढ़ती है तो इसे बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है और ये इस काका से कहकर जाती है कि काका अब जीवन बदलना होगा, अब जीवन में बदलाव करने होंगे। दोस्तों नीलम वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जाती है अपने घर जाकर बैठ जाती है, सास सीने में हाथ मारती है, कहती है कुलक्षणी आ गई, खा गई मेरे तीनों बेटों को। ये किसी से एक शब्द तक नहीं बोलती है। उसके बाद जब 12 दिन बीत जाते हैं, हर कोई इसे मनहूस कहता है, हर कोई इसे कुलक्षणी कहता है, हर कोई इसे गाली देकर बोलता है, कोई इसे हमदर्दी दिखाता है, लेकिन इसने सबकी बातें सुनते हुए 12 दिन बाद यहाँ पर अपने आप को बदल लिया था। भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाया और फिर इसने सब लोगों की बातें सुननी बंद कर दी थी। यहाँ पर अपने ससुर जी से कहा कि बाबा मैं वो कुलक्षणी हूँ, तेरे खानदान को निपटा ही दिया है मैंने, लेकिन मेरे पास ये 2 जीव हैं, तीसरी मेरी बेटी है। मैं यहाँ पर तुम्हारी शरणों में यानी चरणों में एक बस 2 वक्त की रोटियाँ मांगना चाहती हूँ और उसके बाद काम करना चाहती हूँ। नीलम ने 3 बार अपना घर बसाया, तीनों बार उसका घर नहीं बस पाया। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर कुबरे अपनी भाभी से डर के कारण दूर रहने लगा था कि कहीं अगर मैं इसके साथ रहने लगा तो मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। देखिए वक्त की मार ऐसी होती है, जो इतनी सुंदर महिला जिसका रूप और यौवन, क्योंकि वो पिछले जन्म में भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, तभी तो लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते थे। वो रूप और यौवन अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन किस्मत भी अपने साथ लेकर आई थी, अपने हाथों से लिख कर आई थी। दूसरों के मर्दों को लूटकर कभी भी सुख और शांति से नहीं रह सकती, तुम कहीं भी नहीं रह सकती। जो ये चलन चल रहा है ना, इस चलन को तुरंत छोड़ दो, वरना जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर वो पूजा पाठ करती हैं, भक्ति भाव करती हैं और कभी भी उसके बाद उनके मन में कोई ख्याल और विचार नहीं आया। नाती पोतों की होते हुए भी वो आज भी चुपचाप एक कोने में अपना जीवन बिताती हैं। उन्हें इस दुनिया के स्वार्थ या इस दुनिया का जो भी चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ना वो बहुओं के बीच में बोलती है, और हैरानी की बात है ना कभी उसके बाद सास को जवाब दिया। उसने कहा कि मैं घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करती हूँ। इस घटना पर अपनी नज़र, अपना दिमाग दौड़ाइए। जीवन में कर्म ऐसा योद्धा है जो हमेशा आपके सामने खड़ा होगा और आपसे जवाब करेगा कि क्या है तेरा लेखा जोखा और क्या मेरा है, चल मुझसे युद्ध कर। वो योद्धा है कर्म तुम्हारा कर्म अगर अच्छा हुआ तो सामने का योद्धा हार जाएगा, और कर्म अगर बुरा हुआ तो तुम्हें हराने से कोई नहीं बचा सकता। इस घटना पर ध्यान देते हुए बताना ये घटना आपको कैसी लगी। सच्ची घटना है, पुरानी घटना है। आपकी जो भी राय है ना, राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्चे अच्छे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।